अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और हर सुबह का आगाज़ अच्छी सोच के साथ कीजिए, अच्छी एनर्जी के साथ कीजिए, पॉजिटिव बातों और सोच के साथ कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आता है। और जैसे हम कहते हैं बार बार हम डिफरेंट सेगमेंट्स कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको तब्दील करें, हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल की तरफ जाएँ। वॉक लाजमी करें दिन में आधा घंटे रोज़ाना, ताकि आप उससे जो है अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी जो है वो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब जो है वो बॉडी से एमिट आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो वो ना सिर्फ आपको जो है बॉडी को आपकी टोन रखती है, आपको हेल्दी रखती है, बल्कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो है फिट रखने में मुआविन साबित होती है। तो अपनी सुबह का आगाज़ कीजिए अच्छे से नाश्ते के साथ, भरपूर नाश्ता करें और साथ साथ हमारा शो भी देखें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो है वो अहम बातें हैं जो कि आज आपसे शो में होंगी। तो सबसे पहले आज की जो अहम खबरें हैं उस पर नज़र डालते हैं। जो टॉप स्टोरीज़ हैं, क्या हो रहा है शहर भर में, उसकी बात कर लेते हैं। कल हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है और आज से सिंध प्रीमियर लीग का मेला सजेगा और इफ्तिताही तकरीम आज शाम 6 बजे शुरू होगी। तो सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से हमने जैसे पहले भी बात की थी कि 6 टीमें हैं, इसमें मद्दे मुकाबिल हिस्सा लेंगी और जो मुख्तलिफ गुलकार हैं ओपनिंग सेरेमनी में उनको भी बुलाया गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। जो 6 टीमों के स्टार्स हैं, जिनके अंदर शामिल कोचेज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, तमाम लोग इसमें शरीक होंगे और ये जो इवेंट है ये 5 फरवरी तक जो है वो जारी रहेगा। फ़ाइनल 5 फरवरी को होगा। तो ख़ासा एक्साइटिंग जो है वो स्केजुअल आया है, बहुत सारे मैचेस होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा जो है वो कह रहे हैं कि इवेंट होगा। अब देखते हैं कि किस तरह के मैचेस होते हैं और लोगों का रिस्पांस इसमें कैसा होता है, ये सबसे अहम चीज़ होगी। इसके अलावा हमने देखा कि सिंध फूड अथॉरिटी ने स्पेशल टास्क फोर्स ने कायम की है और इसमें जो गैर मयारी खाने हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तो महमूदाबाद, मंजूराबाद के इलाके में कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें नाकिस सूरत हाल पर मुतअद्दिद खाने के जो मराकज़ हैं यानी रेस्टोरेंट्स हैं उनको सील कर दिया गया और उन पर जुर्माने भी आयद किए गए। एक बेकरी है जिसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया और उसकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो हैं वो चाय के शदाई हैं, तो सब बात जानते हैं, लेकिन चाय इतनी महंगी होने के बावजूद अरबों रुपए की चाय पी चुके हैं। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता माली साल पर नज़र डालें तो 6 माह में चाय की जो दरामद है उसमें बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तानियों ने 96 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद की चाय पी ली। चाय की पत्ती की कीमत में अगर देखा जाए तो मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है और उसकी एक वजह यह भी है कि इंपोर्ट हो रही है, डॉलर रेट फ्लक्चुएट हुआ तो उसके बाद चाय की कीमतों में इजाफा भी हुआ, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ पानी जो है ना वो आपको फ्री है, बाकी शुगर भी बहुत महंगी है, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं पाकिस्तान वाले चाय पीने में। इसके अलावा अंडे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक हफ़्ते में मुर्गी 80 रुपए तक की महंगी हो गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी की जो कीमत है वो 680 रुपए तक इस वक्त पहुँच चुकी है। और अंडों की अगर बात की जाए तो उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन 400-420 रुपए दर्जन अंडे इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। उसके अलावा महकमा तालीम में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने गैर कानूनी तरक्कियाँ रोक दी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर तरक्कियाँ हुई, किस तरह से हुई, क्या मेरिट पर हुई, नहीं हुई, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आम इंतखाबात में 2024 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सिंध भर में जो है वो मेडिकल एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स और दीगर फोर्सेस हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। तो इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी हम आज के शो में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की जो है वो बार बार बंदिश और तातुल के हवाले से अदालत ने PTA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और ये कहा है कि इंटरनेट सर्विस को जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए और बार बार इंटरनेट बंदिश से लाखों लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेट बंद हो जाता है तो उनका सारा काम ठप हो जाता है। तो इस पर अदालत ने नोटिस लिया है और फौरी तौर पर इस मामले को हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई है और इस हवाले से समाअत भी होती रहेगी। हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ अयाज राना साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जो है वो आज़ाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, कहाँ हैं आप? बस इधर ही, कहाँ जाएंगे, खो जाते हैं बीच बीच में। हाँ, ऐसे मौसम ऐसा है। हम भी इसी मौसम में आ रहे हैं, बस थोड़ा रास्ता भी थोड़ा प्रॉब्लम है। हम भी इसी रास्ते से आते हैं आज़ाद में। सूरत, लेकिन बस अभी कोई माफ़ी नहीं है आपको, ये जो आप बीच में से गायब हो जाते हैं ना, इसलिए बस उसका जुर्माना होगा इंशाल्लाह। हाँ, क्या जुर्माना है यहाँ तय करके जाए। आज़ाद भाई जो है ना वो सेक्रेटरीट के ख़ास आदमी हैं, तो वो
सेक्रेटरीट वाले नहीं छोड़ते उनको। तो फिर जुर्माना भी खास होना चाहिए। खास होना सेक्रेटेरिएट यहाँ तो सेक्रेटेरिएट जो है वो गाड़ियाँ जारी कर रहा है, क्या कर रहा है, जुर्माने में क्या लगाया आप? कुछ हल्की तो जुर्माना नहीं होना चाहिए आप। नहीं, अभी तो निगरान सेटअप है ना, हालात तो इस तरह का नहीं जितना बड़ा ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना। कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेसी वही है, सेटअप आ जाए कोई बात बहुत नहीं। सारे अफसरान भी नए आए हैं इसलिए। हाँ चलिए ज़रा वापस आ जाते हैं बैक टू न्यूज़। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो अंडे और चिकन की अगर प्राइस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई। 680 रुपये फ़ी किलो चिकन। आज़ाद भाई अंडे खरीदने जाओ तो 420। वही वाली बात है कि अगर किसी घर में 2 से 3 लोग भी अगर अंडा खा लें तो बस बजट कहाँ जाएगा घर का। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा ये 680 रुपये तो नोटेबल फिगर है। आप कहीं दूसरे इलाकों वाइज जब आप खरीदने जाएंगे तो 700 रुपये, 720 रुपये, 680, 670 ऐसे भी मिल रही होगी आपको अलग अलग इलाकों में। बात तो सच है, लेकिन है रुसवाई की थोड़ा तंज मज़ा भी है जी। इस वक्त इलेक्शन का मुहिम का हिस्सा चल रहा है, क्योंकि हर कोई सियासतदान चाहता हो इलेक्शन जीत कर आए और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाए। इसलिए सूरत ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो अपने जो ख़ास तौर पर खुशामद करने वाले जो लोग हैं, जो उनकी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं, जी जी, उनको नाश्ता ज़रूर करवाते हैं। उसके लिए अंडा तो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद में उनको खाना खिलाना भी उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि सारा दिन उनके जो है पोस्ट बनाए हुए रहते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके कसीदे सुनाते हैं लोगों को, भाई उनको वोट कास्ट करो ताकि मुंतखब होकर आएँ तो आपकी खिदमत करेंगे। उनके लिए मुर्गी, टिक्के, बूटियाँ लाजमी हैं। इसलिए चिकन, अंडे वो हमारे सियासतदान खुद मांगी कर दी, क्योंकि खुद ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने रुपए किलो है, उनको तो बस वो खुद तो खरीदते नहीं ना, खरीदने वाले उनके मुंशी होते हैं, नौकर होते हैं, वो खरीद आते हैं, बोर्ची को देते हैं, बोर्ची पका के लोगों को उनका खिलाते भी कोई फिक्र हैं। नहीं, उनको इलेक्शन उनको इलेक्शन जितनी, लेकिन यही लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो यही हमारे सियासतदान है जो मुंतखब होकर आएंगे असेंबली में, उसके बाद में इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी बनती है निगरान हुकूमत की, जिसमें 11 वजीर हैं, 1 मुशीर हैं, सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी है। लेकिन सूरत यार ये हमारे निगरान सिंध हुकूमत जो है, जो ये महकमा कीमत व रस्त है या महकमा ज़राअत से मुंसलिक है, ये महकमा सीएम साहब खुद के पास है। इस वक्त उसके सेक्रेटरी भी हैं, डीजीज भी हैं, दीगर अफसरान भी शामिल हैं। वो इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हमारे कमिश्नर कराची हो, चाहे महकमा कीमत व रस्त हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो, हर किसी को लगी हुई है आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से, उनके इंतजाम करने के हवाले से। लेकिन आम जो मामला जो है, ख़ासतौर पर ये शहरियों का जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो शहरियों को महंगे दामों पर फ़रोख्त की जा रही हैं, इस मामले पर किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसलिए हमारी रियासत की जिम्मेदारी बनती है, हमारे इदारों की जिम्मेदारी बनती है, ताकि इलेक्शन अपनी जगह बने, जमहूरी प्रोसेस उसको पूरा करना है। लेकिन ये जो पहलू है, ये आम लोग क्या तासुर देंगे? आम लोग, हर कोई पूछता है इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन किस तरह होंगे, हालात कैसे हो रहे हैं। लेकिन जो आम शहरी है, जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे साथ घूमता फिरता है, देखता हूँ गली कोचे में, वो यही सवाल करता है कि चीज़ें तो महंगी हो रही है, अगर हुकूमत नहीं बनेगी तो करेगी क्या? ये सवाल इस वक्त में क्या खाते हैं? मैं आज कुछ भी नहीं खा गया, चाय भी किया सर। चलो नाश्ता ही पेनल्टी लगा दे आपको, क्या वो हो जाएगा मसला। मैं तो नाश्ता कर लिया, लेकिन अब ये तो गलत बात हो जाएगी। अंडा खाते हैं आप नाश्ते में रोजाना? नहीं, मैं भिंडी शौक से खाता हूँ। यार भिंडी जो है ना, वो सिंध में जो भिंडी बनती है ना, सब्जी है जी, वो जो फ्राई करके बनाते हैं और दाल चावल के साथ, क्या याद दिला दी आपने। पता नहीं अंडे जो है कि मुर्गी है या नहीं, पता नहीं चलता है किसके कौन से परंदे के हैं। कोई हमें देखा जाता है देसी अंडे हैं, लेकिन देसी अंडे में देखता हूँ पता नहीं तितर के हैं, बटेर के हैं, मुर्गी के लगते नहीं अंडे। तो सूरत हमारे पास उसके अलावा फार्मी अंडा का भी तो देख रहे हैं क्या है। फार्मी अंडा को भी आप खोलो तो अंदर से पता नहीं क्या, कभी खराब निकलता है, कभी प्लास्टिक होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं। आप कैटेगोरिकली डिसाइड भी नहीं कर सकते कि आप इतना महंगा खरीद रहे हो, ये ओरिजिनल भी आ रहा है आज के नहीं आ रहा। आपने नाश्ता किया, क्या खाते हैं आप नाश्ते में? अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में अंडे ही खाते हैं, बॉयल एग खाते हैं। आजकल थोड़ा सा वजन कॉन्शियस हो गए हैं। आपने भी कह दिया था कि थोड़े पतले हो गए, गलियों में जाएं, तो इसलिए शुरू कर दिया। फंस जाएंगे वरना इलेक्शन में पतली पतली पोलिंग स्टेशन में जाना नहीं है। जो का साइड देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। शरह जो आई है वो तकरीबन 44% पे चली गई है। हालिया अभी आपने एक बड़ी नाखुशगवार वाक़या भी आया कि एक बाप ने बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल कसमापुर से, क्या उनके पास पैसे ही नहीं थे, वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते थे। ये लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त हमारे लिए, आने वाले सियासतदानों के लिए, मौजूदा जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये इलेक्शंस करीब आ जाते हैं, ये निगरान सेटअप 15 मार्च तक काम करेगा। इलेक्शंस 8 फरवरी के हो जाएंगे, लेकिन काबीना बनते, हलफ उठाते, रिज़ल्ट आते, कुछ होते हुआते, ये 15 फरवरी तक इस हुकूमत ने जो निगरान सेटअप है वो चलेगा। अब
जब इलेक्शंस के दिन करीब आ जाते हैं तो ना ब्यूरोक्रेसी में कोई सुनने वाला होता है, कहते हैं ये तो जाने वाले हैं, इनकी कौन सुनेगा। वो भी कहते हैं यार अब हम जाने वाले हैं, क्या बोलें क्या करें। तो ये जो टाइम फ्रेम, जो पीरियड है ना, ये बड़ा ही जो है ना खतरनाक टाइम है। कोई ऐसी हुकूमत नज़र नहीं आ रही जिसका जो दिल आ रहा है। आप देखें महंगाई की शरह कहाँ पहुँच गई। तो ये ज़रा होश के नाखून लें वो अफराद जो उनके ये जिम्मेदारी है। कमिश्नर कराची जैसे आए थे वैसे ही दोबारा से एक्टिव हों, ज़रा निकलें, लोगों की ज़रा ये कमर कसें और अपनी भी, और लोगों की ज़रा गर्दनें टाइट करें कि ये क्या हो रहा है शहर के अंदर। कि इस सीज़न में जहां आप ये देख रहे हैं कि मुर्गी की ये कीमतें हमने कभी सुनी भी नहीं होंगी, इस तरीके से चली गई हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 600-800 रुपये किलो मुर्गी चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। जो गरीब के लिए तो लोग, ऐसा होता है कि आप जाएं वहाँ पे लोग बड़े उससे वो करते थे कि चलो दाल नहीं तो एक मुर्गी पका लेंगे, उसमें मेहमान आ गए, तो अब तो वो भी नहीं कर सकते। अब तो दावतों में चिकन है, दावतों में खास डिश जो है वो चिकन है। पहले ऐसा समझा जाता था कि चले यार कोई मेहमान आ गया उसमें से एक मुर्गी का थोड़ा सा गोश्त ले लिया, अब तो वो भी नहीं कर सकते। पता नहीं ये कौन लोग आके बैठ गए हमारे ऊपर, कौन से लोग मुसल्लत हो गए जो हमें समझ नहीं आ रहा। ये मुनाफाखोर पत्नी कहाँ से निकल आते हैं, इनको खुद नहीं पता चलता कि ये माशरे में कर क्या रहे हैं। असल में वही वाली बात है कि कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला तो है नहीं। लेकिन जैसे अभी अयाज बात कर रहे हैं आज़ाद भाई, उसमें आप ये भी देखें कि जैसे भी अयाज ने कहा कि एक सेटअप जा रहा होता है, अगला सेटअप आना होता है, तैयारी हो रही थी। यहाँ ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ वो कह रहे होते हैं हम आएंगे तो देखेंगे, जो भी आएगा हलफ उठाएगा इन देन और। लेकिन इन मीन वाइल जिसने जो कुछ करना है वो सब कुछ चल रहा है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि निगरान दौर में महकमा तालीम में गैर कानूनी तौर पर जो तरक्कियाँ दी गई हैं उसका इंकशाफ हुआ है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि आवाम को पूछने वाला कोई है नहीं, एक तरफ दूसरी तरफ जो नूरे नज़र लोग हैं उनको नवाजने का सिलसिला जारी रहता है। ये किन की तरक्कियाँ की गई हैं, किस ग्रेड्स में की गई हैं, कैसे इनका जो है वो अपग्रेडेशन हो गई। असल बात ये है कि मैं बार बार कहने लगा हूँ कि सियासी या जमहूरी हुकूमत के दौर में अगर इस तरह की चीज़ को होती है तो उसका नोटिस भी दिया जाता है, मामूल के मुताबिक कार्रवाई हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होता है। लेकिन इस वक्त ये वाज़ेह सूरत ये है कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है, जो जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में बनाया गया है, जो पुराने जज साहब हैं उनके दौर में अच्छे फैसले भी हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो पता नहीं कौन चला रहा है, किसके बस में है, डोरी कहाँ से खींची जाती है, कहाँ से डोरी को रोका जाता है। इस वक्त सूरत ये है कि हर इदारे में कोई गवर्नमेंट की न रिट है ना अमलदारी है, कोई को पूछने को तैयार नहीं है। अभी ये तरक्कियों का मामला है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूँ, इस जो महकमे की जो मिनिस्टर है खातून राना हुसैन साहबा, वो अच्छी खातून है, उसने बड़े NGO सेक्टर में काम किया है, उसकी अपनी एक तारीफ लायक। लेकिन महकमा जो महकमा तालीम सिंध के चंद ऐसे महकमे हैं जो सोन की चिड़िया बनी हुई है, जिसमें महकमा तालीम सर फहरस्त है। इतना बड़ा इदारा है, उस इदारे की सूरत ये है कि जिन अफसरान को साबका वज़राओं ने उनको ओहदों से हटाया था मुख्तलिफ इल्ज़ामात में, इस निगरान हुकूमत में संघ सेक्रेटरी की ब्यूरोक्रेसी ने उनको उन्हें ओहदों पर विराजमान किया। उन्होंने ये किया है कि यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर तरक्कियाँ देने का एक तरीका होता है। जिस तरह हम एक इदारे में काम करते हैं रिपोर्टर के तौर पर, जिसमें एक सीनियरिटी होती है, ये रिपोर्टर सीनियर, इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इदारे में बंदा काम करता है उसकी तनख्वाह तय, हर चीज़ का तयन होता है। इस तरह असातिज़ा को तरक्कियाँ देना और नॉन टीचिंग स्टाफ को तरक्कियाँ देने के लिए हवाले से उनकी सीनियरिटी का जायज़ा लिया जाता है। बाकायदा DRC डिपार्टमेंटल जो रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, वो कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर उसका तयन करती है कि ये असातिज़ा इस तारीख को भर्ती हुआ है, ये सीनियरिटी पर इतना उतरता है, इसको 14 ग्रेड से 16 ग्रेड में तरक्की दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अंधेरे नगरी चौपट रहा जाए कि जो जूनियर तरीन जूनियर है उसको रिश्वत के एवज उनको तरक्कियाँ दी गई। इस तरह यहाँ पर हुआ है। ख़ासतौर पर कराची रीजन में, कराची के 7 ज़िला में का डायरेक्टर थी फरनाज रियाज, उनके दौर में हुआ था। उसके बाद में इस मामले की तहकीकात होती है। अच्छा, इससे मुतासर कौन हुआ है? मुतासर वो अफसरान हुए हैं जिनकी जो बीवियाँ जो उनकी हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर टीचर्स हैं या कॉलेज में या स्कूल साइड पर है। उन्होंने खुद ने शिकायत की है महकमा एंटी करप्शन और महकमा अपना स्कूल तालीम को और महकमा वज़ीला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम को और ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को। उसके बाद में ये मामला आया। इस वक्त निगरान वज़ीर सिंध ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन जिनको तरक्कियाँ मिल गई वो तो मिल गई, अब उनको कैंसिल कैसे करेंगे? कोई नहीं करेंगे। लेकिन सूरत ये इसकी तहकीकात इस वक्त भी महकमा एंटी करप्शन के पास जारी है। शहजाद फजल अब्बास इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से जो है सेक्रेटरी कॉलेज तालीम है, उन्होंने तहसीन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लिखा भी था कि इन मामले की जो प्राप्त तरीके से तहकीकात कीजिए, जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए, उसका हक नहीं मारा जाए। लेकिन बात वही है ना कि जब ये एक चीज़ हो जाती है तो फिर आपको रिवर्ट बैक करने में भी यहाँ तो एक पूरा प्रोसेस है, होगा कि नहीं होगा वो भी आप देखना है। लेकिन बहरहाल
हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो चाय पी गए हैं पाकिस्तानी उस पर बात होगी। आप भी टी ब्रेक लीजिए, टी ब्रेक के साथ हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो पाकिस्तानी जो है वो चाय के शदाई, और हमारी एक ही बंदा है जो इस वक्त चाय पी रहा है, वो अयाज राना है। बाकी दो मिस्कीन लोगों को ना चाय दी है ना कुछ, कहेगा भी पी रही थी, मैं तो कॉफ़ी पी है। लेकिन खैर बात यह है कि आज़ाद भाई आपने चाय छोड़ दी, ये इतनी महंगी एक तो चाय हो गई, और आप ये देखें कि महंगी होने के बावजूद 96 अरब और 49 करोड़ रुपए की जायद जो है वो चाय पी गए अयाज। और अभी जो पिछले दिनों भी हमने शायद खबर दी थी कि चाय की जो पत्ती की कीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो होगा भाई इतनी आप कंज्यूम करेंगे चाय तो। अच्छा, ये जो खबर आई है, ये खबर कुछ इस तरीके से थी कि पिछले 6 माह के दौरान जो है ये खबर निकली थी कि इतनी हम चाय पी गए। ये फाटा फाटा एक लॉ है जिसके तहत जो है लोगों को जो हमारे फ्रंटियर की जो है उनको ये एक सब्सिडी समझ लें, एक लॉ के अंदर दी जाती है कि उसके अंदर जो है उनकी ड्यूटी है उसमें चीज़ों में कमी के तहत जो है ना उनको चाय लाने की इजाज़त होती है। अब हुआ ये है कि मामला कि वो आई चाय वहाँ के लिए और फिर वो पूरे मुल्क के अंदर जो है उसको फैला दिया गया, यानी वही स्मगलिंग वाला मामला हो गया या टैक्स चोरी वाला मामला हो गया, जिसके बायस जो है वो जो चाय वहीं रहनी थी वो वहाँ के बजाय पूरे मुल्क में फैल गई, जिसके एवज़ जो है हमारी जो है वो उस इकनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। फिर हम पीने के शौकीन लोग भी हैं ज़्यादा चाय, और इस मौसम में ज़्यादा चाय पी जाती है। नवंबर से लेके अब तक ये फिगर सामने आए। तो ये अब बात तो ये है कि हम किसी को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात जो इससे पहले हम कर रहे थे कि हम बदनीयत लोग हो चुके हैं। जहाँ से हमें मौका मिलता है वहाँ से पैसे आवाम की जेब से निकालने का सोचते हैं और हुकूमत की जेब में कुछ ना जाए, ताकि अब मसला ये आता है कि हम इसलिए ये बार बार कहते हैं कि अगर जिन्होंने टैक्स देना है वो फिर नहीं देते, तो फिर आपके मेरे वो लोग जो कि टैक्स के नेट में नहीं आते उनकी जेब से भी इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लिया जाता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वो वही इन लोगों की वजह से जिनको टैक्स देना है वो टैक्स दे नहीं रहे, और जो टैक्स दे रहे हैं वो पूरा नहीं दे रहे। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये हमारे मुल्क पे एक महंगाई का अजाब जो मुसल्लत हुआ है, वो सिर्फ यही वजह है कि हम टैक्स देना नहीं चाहते। हम हर जो पैसा कमाना चाहते हैं वो सब अपने पास रखना चाहते हैं। जिसके पास एक V8 है वो सोचता है मेरे पास अब 2 V8 हो जाएं, जो कहता है मेरे पास एक मर्सिडीज़ है अब मेरे पास ऑडी भी होनी चाहिए। तो अब ये वाला एक मसला का जो कल्चर है ना, ये ज़्यादातर उन्हीं इसी कम्युनिटी में ज़्यादा है, जिनके जो बड़े बड़े कारोबार हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, वो वहाँ से टैक्स चोरी करते हैं, तो ये इम्पैक्ट आता है। अब सैलरी पेशा अफराद बात ये नहीं है, सर्विसेज पे हमारा टैक्स नहीं है, अब हमें हर सर्विसेज के ऊपर टैक्स देना है। डॉक्टर्स ने टैक्स देना है, आपकी दुकानें जो छोटी छोटी दुकानें हैं, अब जो आप देखें क्या कितना है आपका 50,000 से ऊपर की आमदनी के ऊपर टैक्स देना है। तो क्या आपको नहीं लगता जो गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं वो 50,000 रुपये महीना नहीं कमाता होगा? क्या वो नहीं देता टैक्स? क्यों नहीं देता भाई? आपकी वजह से हम पे बोझ पड़ रहा है, हम IMF हम पे शराइत सख्त पे सख्त किए जा रही हैं, उसकी वजह यही है ना। कोई मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए ना, बनाना चाहिए, कोई सूरत हाल ऐसी निकालें कि टैक्स नेट में सबको लाने की बातें तो होती हैं, लेकिन अभी तक तरीकाकार क्या है, किस तरीके से होगा, टैक्स चोरी को रोकने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें उसका इम्पैक्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि इन चीज़ों पर हमें वो नज़र आया, महंगाई कंट्रोल हो या चीज़ें सस्ती हो, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। चाय पीना छोड़ दिया आज़ाद भाई क्या? नहीं, चाय मैं पीता हूँ, कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन थोड़ी सुबह के टाइम बस, दिन में नहीं, क्योंकि पूरा दिन सेक्रेट में होता हूँ। तो चाय के लोग ऑफ़र तो करते हैं, लेकिन चाय इस्तेमाल ग्रीन टी कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन चाय नहीं। ये शुरू से बचपन से मेरी आदत रही चाय कम इस्तेमाल। बाहर भी चाय इतनी महंगी हो गई ना, उस पर ये जो होटल होते हैं। अच्छा, एक कप मैं अब सबसे मैं सवाल करता हूँ, चाहे हमारे कैमरा में बैठे हैं, आया साहब बैठे हैं, हम चाय तो इस्तेमाल करते हैं होटल की शौक से, चाय कोटा की होटल की चाय से मंगाओ या बोलो जिस तरह पठानकोट होटल से चाय मंगाओ, लेकिन मैं सुबह निकला हूँ घर से, तो जो दूध की दुकान है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, दूध के ड्रम उतारे जाते हैं, दूध वहाँ सप्लाई किया जाता है। लेकिन आपने कभी होटल के सामने ये देखा कि दूध की गाड़ी आई हो, उन्होंने दूध के ड्रम उतारे हो, दूध का इस्तेमाल हुआ हो? मैंने आज तक कराची में किसी होटल पर भी दूध के वाली गाड़ी देखी नहीं है। ये चाय जो चाय इस्तेमाल करते हैं, दूध से बनती है या केमिकल से बनती है, किससे बनती है? मैंने कई होटल के मालिकान से पूछा वहाँ पर जाकर, भाई ये दूध आप कहाँ से लाते हो, चाय तो अच्छी बनाते हो?
उन पर हम दूध हमारा जो क्वालिटी वाला होता है बाड़े से मंगा कर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और चाय फरोख्त करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैंने कई इन्हीं इदारों से मुंसलिक अफसरान से पूछा, भैया आपने इस मामले पर क्या चेक एंड बैलेंस फूड अथॉरिटी हो या महकमा कीमत वरस्त हो, क्या आपने कुछ किया है? तो वो भी ये सवाल करते हैं कि हमने भी कभी दूध की दुकानों जो चाय की होटल्स हैं वहाँ पर दूध की गाड़ी या दूध सप्लाई करते हुए देखा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम जो चाय इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर कराची हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये चाय बनती किससे है? पत्ती तो महंगी हो गई है, उसका मामला उन इदारों से मुंसलिक है जो इदारे इस पर कंट्रोल करें, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन वो हमारे पास रियासत के जो 4 सुतून हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, मीडिया, वो तो आवाम की शिकायत करते हैं, उस पर शोर मचाते, निशानदेही करते हैं। लेकिन हमारे निशानदेही के बाद में जो रियासत का दूसरा जो सुतून है वो क्या कर रहा है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब ब्यूरोक्रेसी, और रियासत मतलब हुकूमत। हमारी हुकूमत भी खामोश है, इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है। आवाम का रोना है कि चीज़ें महंगी हो रही है, हम मीडिया पर उनको उजागर करते हैं, निशानदेही करते हैं, लोगों को पता चलता है, हमारी चीज़ आवाज़ जो है चैनल्स बन रही है, अखबार बन रही है। लेकिन सूरत ये है कि हमारे जो इदारे हैं मुतल्लिक़, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस पर कंट्रोल करें, इस पर ध्यान दें, ताकि जो आवाम की जो परेशानी है, इस खासतौर पर रोज़मर्रा की इशा का मामला हो, चाहे की पत्ती का मामला हो, जो भी हो, ये आवाम से मुंसलिक है। आवाम इस्तेमाल करता है, बड़े लोग तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं चलता खर्चा किस। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल मैंने अपने कोलीग रिपोर्टर से पूछा कि फ़लानी पार्टी जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, कहने लगा वो गरीब पार्टी है। सच्ची बात यह है कि हमारे पास सियासत में जो जमातें हिस्सा लेती हैं उनके पीछे स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सर कौन होते हैं? ये बिल्डर माफिया, ये ताजर होते हैं। होता क्या है, जो मुंतखब होकर असेंबली में आकर पहुँचते हैं उसके बाद में ये उनको फ़वाद देते हैं। फ़वाद क्या होते हैं? अगर मेरा कोई कारोबार है, कार्टन फैक्ट्री है, तो कार्टन फैक्ट्री के बाद मैं कहूँगा मैंने इतना नुकसान बर्दाश्त किया है, नुकसान की मद में जो है मुझे सिंध हुकूमत या वफाक की हुकूमत सब्सिडी दे। फिर वफाक की हुकूमत या सिंध हुकूमत उनको पैसे देती है, ताकि उनसे जो उनको स्पॉन्सर जो उनको फ़ायदा दिया जाता है। तमाम सियासी जमातों के स्पॉन्सर होते हैं, वो खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद जो उनको जो फ़ायदा होता है उनको होता है जो स्पॉन्सर खर्चा करते हैं सियासी जमातों पर। बात लेकिन कि जड़ें ही ख़राब हैं, तो आप चाह रहे हैं कि फलदार दरख्तों तो नहीं हो सकेगा जब उसकी जड़ें और वो जब दरख्त ही ख़राब होगा। आपने फूड अथॉरिटी का जिक्र किया, तो एक और ख़बर भी हमारे सामने आई कि जो फूड अथॉरिटी है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। महमूदाबाद और मंजूराबाद के इलाके में जो है वो कुछ रेस्टोरेंट्स भी सील करने की बात हुई है और बेकरी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है आज। तो इस वक्त ये फूड अथॉरिटी ये कभी कभी आ जाते हैं अचानक से। लोगों को बताए ना कि वो नाम नहीं, वो नाम जिस जगह पे इस तरह की, जब मैं कहता हूँ कि आप नाम लेके बताएं लोगों को कि ये लोग गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे ज़रा जब भी लें सामान। तो ये बेकरी का जो नाम था वो शालीमार बेकरी थी जो वहाँ पे मौजूद है। उसकी डेयरी 7 दुकान थी, उसको 1 लाख रुपए का, इसको 5 लाख रुपए का जो है जुर्माना। किंग्स बर्गर वहाँ पे था, उसको 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। अब ये जो फूड अथॉरिटी है, इसको ये अभी बीच में जो है ना काम नहीं कर रही थी, उसके भी मसाइल थे। ये बनाई गई, फिर उनके तनख्वाहों का मसला आया, उसके बाद ये ख़त्म कर दी गई, फिर दोबारा फ़ाल हुई, दोबारा से अब उन्होंने काम शुरू किया। इसकी हमें ज़रूरत है ताकि थोड़े अरसे में एक आधी आता है और फिर गायब हो जाता है। कभी ये एकदम नज़र आते हैं, फिर एकदम से ये बैठ जाते हैं। लेकिन कभी सिंध फूड अथॉरिटी के नाम से हम देखते हैं एकदम एक्टिव होते हैं। बहुत सारे उनके जो है छापे नज़र आते हैं, दिन में 4-4, 6-6 जगह इनकी खबरें आती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके भी ये लोग छापे मारते हैं। तो इसकी ज़रूरत है हमें कि मेयारी खाना, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, चीज़ें महंगी बिक रही हैं, तो कम से कम मेयार तो दे दें। अगर आप पैसे ले रहे हैं तो कम से कम हमें मेयारी चीज़ ही खिला दें। अगर नहीं, उसमें भी चोरी, उसमें भी आपने जो है लोगों को ऐसी चीज़ें खिलानी कि वो जिसमें अगर आप देखें इनके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आपने तो प्रोग्राम्स किए होंगे, देखे होंगे कि किस तरीके से उसमें गंद, कॉकरोच, मक्खियाँ सब पड़ी होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जहाँ अभी दूध की जब हम बात कर रहे थे, तो जो दूध सप्लाई होता है शहर में, आपने ज़रा वो ड्रम्स देखें जिसके अंदर जब वो छान रहे होते हैं, वो जो सिर्फ वो मलमल का कपड़ा ऊपर रखा होता है, उसके अंदर मक्खियों की तादाद चेक करें किसी ने। अगर आप लोग देख लें तो आप लोग खुला दूध पीना छोड़ दें। ये इस तरीके से पानी किस तरीके से वो मिला रहे होते हैं, ड्रमों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मैंने एक स्टोरी की थी, मेरे पास आई थी कि वो ड्रम खुले हुए और वो सबको बैलेंस करने के लिए वो चोरी कर रहा था अपने मालिक की। तो हर ड्रम में से वो अपने एक जो उसका किलो का जो शेर का जो वो होता है वो निकाल रहा हो। पाँव उसके वो पहले मिट्टी पे खड़ा था, चढ़ के ड्रमों पे खड़ा हो गया और वो सब में से बराबर करने के बाद उसने वो पानी मिलाया। और जब वो ड्रम उल्टे जा रहे थे और पानी मिलाया जाता, उसमें मक्खियाँ देख के आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, आप कितना दूध बॉयल करने के बाद जरासीम मार लें। फिर हम कहते हैं हमारे पेट की बीमारियां, हमारा बच्चे दूध पीते हैं तो अचानक पेट पे मरोड़ होने शुरू हो जाते हैं, उनके पेट का मसले शुरू हो जाते हैं। फ्रेश मिल्क पिया नहीं जाता है। एलर्जी को हम कहते हैं हमारे पेट दूध से एलर्जी होगी। भाई दूध से एलर्जी इसलिए हो गई,
दूध साफ है ही नहीं तो क्या एलर्जी ही होनी है ना, जब उसने दूध पीना तो पेट खराब ही होना है। तो ये सब चीज़ें चेक एंड बैलेंस, जहाँ से दूध आ रहा है सिंध फूड अथॉरिटी को वहाँ पे जाके भी अपने सेंटर्स कायम हर करने सेक्टर में चाहिए। कायम करना चाहिए, हर जगह। आप रेस्टोरेंट्स, ये तो एक इलाका, एक गली, एक मोहल्ले में आपने कार्रवाई की है, ये तो हर जगह आप जाकर देखेंगे क्या हाल हो रहा था। अक्सर बेकरीज में देखें, मिठाइयों की दुकानों पर आप देखें, कितनी खबरें, कितने बड़े बड़े शोज आए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। मजीद भी बात करेंगे इस पर, आज़ाद भाई का भी वर्जन लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले हम बात कर रहे थे फूड अथॉरिटी के हवाले से, और अयाज भाई जब हम ये बात करते हैं कि कहाँ चले जाते हैं ये एकदम से ना फूड अथॉरिटी वाले, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, कई साल बाद, कई माह के बाद एक छापा मारते हैं, खबर आती है एंड देन फिनिश, बताते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, जिंदा है हम। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को फॉलो किया था। फॉलो करके इन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी बनाई थी, जिसका मकसद था शहरियों को मयारी अशिया फराहम करना और उन पर कंट्रोल करना, उन पर ज़ाब्ता लाना, उन पर जो है ख़ासतौर पर शफाफियत को यकीनी बनाना। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि सिंध फूड अथॉरिटी तो उन्होंने बना ली, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी के ताहाल इसके कवानीन नहीं बने कि सज़ा और जज़ा का अमल किस तरह होगा। इस वक्त भी सिंध फूड अथॉरिटी जिसमें इंतज़ामी तौर पर बहरान का शिकार है, अफसरान का फुकदान है, बड़ी तादाद में असामियाँ हैं, लेकिन अफसरान की तैनाती नहीं की जा सकी है। इस कुछ दिन कबल जो है इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम इरफान की सदारत में अहम इजलास हुआ था, जिसमें उस जो इजलास बुलाया गया था वो इस अथॉरिटी के कारकर्दगी के हवाले से बुलाया गया था। डीजी को उसमें ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन डीजी साहब हैं आगा फ़खर अब्बास साहब, उन्होंने उस इजलास में जाते ही अपने रोजगार सुनाना शुरू कर, जिसने उन्होंने कहा कि मैं इदारे का सरबराह हूँ, लेकिन मेरे पास इस्तेमाल में इदारे की सरकारी गाड़ी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इदारे में अफसरान की किल्लत है, और उन्होंने कई बार महकमा SNDD को लिखा, लेकिन उनको अफसरान जो है फराहम नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो मुलाजिम काम करें वो कॉन्टीजेंसी की बुनियाद पर, यानी दिहाड़ी की बुनियाद पर काम करें, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वो करें, जिसके बाद उनको सख्त परेशानी का सामना। तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, जिस मकसद के लिए मैंने आपने बुलाया है कि आपके इदारे ने इस वक्त इदारे की कारकर्दगी क्या है वो मुझे बताएं। ये रोज़ात अपना किस्सा नहीं सुनाई, तो आपने क्या काम किया, जो आपके पास वसाइल है उनको ब्रोकर लाते हुए क्या काम किया। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये है कि इस इदारे में एक हम कहते हैं सिंध में नानी वेड़ो एक अफसरान का गठजोड़ है। डीजी जो है वो है आगा फ़खर अब्बास साहब, उनके करीबी रिश्तेदार हैं मसूद भुट्टो साहब, वो डायरेक्टर एडमिन है। ये जिसको चाहते हैं उसको लगाते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं अफसर पसंद का है तो नहीं लगाते हैं। लेकिन ये सूरत हाल ये है कि हमारे पास इस वक्त जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, इन जुर्मानों के लिए हमारे पास कानून कोई मौजूद नहीं है। जो शहरी जुर्माना अदा कर रहे हैं उसका कोई कानून हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी हमारे पास जो जुर्माना आयद करेंगे पंजाब के जो कानून हैं उनको कोड करके चालान दे रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हमारे पास कवायद और ज़ाब्ते नहीं है, कानून नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जिस पर फ़ाइन लगाते हैं लाख का 2 लाख का, उसके बाद क्या करते हैं, इनकी डीलिंग होती है, वो पैसे जो ना होने के बराबर बैंक में जमा होते हैं, बाकी इन अफसरान की जेब में जाते हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त आम तासुर जो है सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान के हवाले से, वो ये कहते हैं, क्योंकि ये इदारा मेरी बीट में देखता रहता, लोगों को सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन ये इदारा इस वक्त बस ज़ाहिर एक भत्ताखोर इदारा है जो लोगों से भत्ता वसूल करता है, लेकिन इदारा चीज़ों को मयारी बनाने के हवाले से किसी किस्म के इक़दाम नहीं कर रहा है। इस हवाले से इस तरह के जब तक कवानीन नहीं बनेंगे, कायदे नहीं बनेंगे, एक अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार इदारे के तौर पर काम नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये छापे, ये कार्रवाइयाँ आर्जी है, ये किसी को अच्छा मज़े की बात है, किसी को चालान करते हैं, किसी इदारे को सील करते हैं, किसी दुकान को, इनको सील करने के इख्तियार सिर्फ 12 घंटे के 12 घंटे के अंदर कोई शख्स जिसकी दुकानदार है, शॉप मालिक है, वो जाकर बैंक में चालान जमा करा दे या इनको भत्ता दे तो इनका अफसर उनके साथ आएगा, वो सील खोलेगा, दुकान खुल जाएगी। इनके पास इतने कोई सख्त सज़ा और जज़ा का अमल नहीं है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है, ताहाल इस इदारे के कवानीन नहीं बने। जब तक कवानीन नहीं बनेंगे तब तक ये इदारा कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारे पास कानूनी और आईनी इस इदारे की कोई इस वक्त हैसियत नहीं है जो इदारा काम कर रहा है। अच्छा, आपने पंजाब की बात की थी ना, तो आज़ाद भाई वो भी मुझे याद आ गया कि खातून फूड कमिश्नर आई थी वहाँ पर, और उन्होंने बहुत एक्टिवली कार्रवाइयाँ की थी, जिसके बाद हमने देखा था कि लाहौर में या पंजाब के दीगर रेस्टोरेंट्स में लोगों ने, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो रहा था, चालान्स भी हो रहे थे, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है चेक एंड बैलेंस, तो लोग अलर्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी जो है वो बेहतरी रेस्टोरेंट्स में चीज़ों हम देख रहे थे कि नज़र आना शुरू हो गई थी कि लोग खौफ में आ जाते थे कि नहीं यार, फूड अथॉरिटी वाले किसी भी टाइम आके जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो वो खौफ भी नहीं है ना, आया नहीं आया तो कोई मसला ही नहीं है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। इस तरह नहीं, ये है वहाँ पर उनके पास अपने लेब है। हमारे अच्छा, अगर फूड अथॉरिटी वाले कहीं कार्रवाई करेंगे तो उस चीज़ को जाकर लेब में उसको चेक करवाएंगे ये मयारी है या गैर मयारी है, उसके बाद में उन पर जुर्माना आयद करेंगे।
उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का फैसला करेंगे। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती ये इदारा कब का बना हुआ, लेकिन हमारे पास कोई लैब नहीं है। हमारे पास जो लैब है उधारी लैब है, वो कहाँ की, वो डाओ यूनिवर्सिटी की लैब है, वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पे करनी पड़ती है। जब वो चले भाई, आप कर रहे हैं तो कम से कम करें तो सही। आप तो सालों महीनों में एक कार्रवाई करते हैं, वो डॉ अच्छा, वाले भी आपको एक फारिग मजे बैठे की रहते बात हैं। बताऊं, आपने अगर कोई जैसे होममेड चीज़ें लोग नहीं किसी जगह पे आप किसी चेन में रखवाना चाहते हैं, किसी सुपर स्टोर में रखवाना चाहते हैं, तो वहाँ का अब मेयार क्या है कि आपने सिंध फूड अथॉरिटी का एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप घर से कोई चीज़ खाने पीने की अशिया जैसे लोग रख देते हैं कि मेरी सेल आउट हो जाएंगे, आजकल ऐसे ऑनलाइन कर रहे हैं या किसी रेस्टोर पे रख, अब वो जो आपने उनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आपने वो खाने के जो लैब टेस्ट की जो है ना 2 से 3 रिपोर्ट्स रैंडमली देनी है उनको, जो बनाएंगे आप अशिया, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो फिर आप जाके उस जगह को बेच सकते हैं। लेकिन शहर भर में क्या है, आज मैं दुकान खोलूँ, आज अपना एक बन का आपका रेडी लगाऊं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्टिफिकेट लाजमी है हर नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि कितने फालूदे वाले के पास ही होगा, कितने गोले गंडे वाले के पास, किसी बन कबाब वाले के पास। पंजाब की बात करिए, आपने एक चीज देखी, जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहीं पे दूध को वो पकड़ लेते थे, वहीं पे तो आज आप बंद करा के दम वहीं पर वो दूध तल्फ कर दिया जाता था क्योंकि वो शहर में जाने ही नहीं देते थे। तो हमारे शहर में भी चेक पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा होना कि डिपार्टमेंट्स नहीं है तो नहीं हो रहा है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं लेकिन करना नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में बार बार बंद हो जाती है और अदालत ने इस पर नोटिस दे दिया है। पीटीए समेत दीगर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा कि ये जो बार बार इंटरनेट की बंदिश है और अभी ये जो वर्चुअल जलसास का जब से ट्रेंड इन हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि जब दिल चाहे इंटरनेट बंद हो जाता है। क्या मामला है और अब इसको इस तरह से सॉल्व करना, कितने लोगों का रोज़गार अब इंटरनेट से बंधा हुआ है। आधा एक घंटे आप नेट बंद हो जाए, आप देखें लोग कैसे हो जाते हैं। देखें ये किसी में खैर जो जिब्रान नासिर साहब ये पिटीशन लेके गए हाई कोर्ट में, उन्होंने ये लगाई। अब बात ये है कि क्या कह सकते हैं, उनको इदारों को छोड़ दें, देख लें किस चीज़ का, देखें लोगों को आज़ाद, जो लोग कह रहे हैं ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जानी चाहिए, तो दे दें। अब टाइम कितना रह गया, इससे आप एक चीज़ को रोकते हैं, उसके अलावा कितनी चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता है, ये भी तो देखें। अब अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई, फिर हम वो आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो वो जो लोग अपना इतना बड़ा बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए होंगे, जो काम कर रहे होंगे, वो कहाँ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे हमारे ज़रिए मुआदले में जो है वो कमी आ गई, चीज़ें आ गई। तो भाई एक के चक्कर में पूरा मुल्क के को दाव पे ना लगाएं, करने दें। क्या ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1-1.5 घंटे के अंदर आप क्या कर लेंगे उनका, वो जो है करने दें। वो आप जितना देखें, ये हमारी, आप जिस चीज़ को जितना बैन करते हैं ना, हमारी उतनी तशवीश बढ़ती चली जाती। क्या वजह है, क्यों लोगों में और क्रॉस बढ़ जाता है, वो और उसी तरफ माइल होते हैं। छोड़ दें, करने दें, अब जाने दें। जब अब हाई कोर्ट मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के ओपिनियन पे इतनी पाबंदी क्यों लगानी है, जहाँ करना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस वहाँ है नहीं। बात यह है कि किसी को रोकना है, किसी को दबाना है, उससे बंदा उभरता है। चाहे कितने भी कोशिश करें, चाहे सियासी मामला अपनी जगह पर हो, इमरान खान हो, एक्सपायर्ड कोई भी हो। जिस तरह अभी नया जो सॉन्ग है नकदा कोका, वो तो हर कोई सुन रहा है, पीपल्स पार्टी वाले भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, अयाज भाई भी सुन रहा है, आपको बहुत दूसरी तीसरी दफा आपने नकदा कोका कह दिया। जरा गाना तो भेजे मुझे, क्या है इसमें। अच्छा, जबरदस्त गाना है ना। ये दोबारा से नकदा कोका आ गया, मैंने वैसे पता नहीं है कि हिस्ट्री क्या है इसकी। ये गाना बनाया है मुकम्मल तौर पर, गाना वैसे तो कोई अलग था, लेकिन ये गुलूकार ऐसा गुलूकार था जो इतना मकबूल हो गया इस गाने के बाद में। टिकटॉक पे जी नहीं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, पूरे सोशल मीडिया पे उसने आजकल सारे गाने वैसे टिकटॉक पे हिट हो जाए। अच्छा, ये पल्ला वाला सीन तो नहीं है जैसे नहीं, वो तो अलग है, सियासी है, सियासी। इसने अच्छा सियासी है, इसने साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे उभारा है, उसको मजलूम करके पेश किया है। उसने ना सिर्फ इस गाने ने रियासत से टकराव किया गुलकार ने, अच्छा इसके साथ साथ इतना मकबूल हो गया चुका है जो एक पार्टी मतलब इस वक्त जो है इलेक्शन की मुहिम के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। अच्छा इस वक्त ये है कि उसके बाद में इनकी जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की एक मुनज़्ज़म हो चुकी है और मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, चाहे गलत करें या सही करें वो अलग मामला है, लेकिन मुझ समेत हर किसी का काम जो है, रोज़गार जो है वो आज इंटरनेट से मुंसलिक है। मैं जब इस फील्ड में काम करता, मेरा 99% काम जो है मोबाइल फ़ोन का है। चीज़ मोबाइल फ़ोन पर आती है, वहाँ से मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, लिखने के बाद में यहाँ से अपने इदारे को शेयर करता हूँ, शेयर करने के बाद जो स्क्रीन पर चीज़ आती है। लेकिन इंटरनेट की सर्विस बंद की जाए तो मेरा काम तो पूरे दिन का गया।
आम जो लोग हैं उनको रसाई है खबर की, या उनको बताना है क्या हो रहा है कराची शहर में या किस इदारे में क्या हो रहा है, वो किस तरह बताए। जिस तरह कल अपना कामरान खान तीसरे साहब ने कहा कि मेरा बेटा जो है इंटरनेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए 5 से 10 लाख रुपए माहाना कमा रहा है, तो दीगर जो बच्चे जो वो भी इस फील्ड का हिस्सा बन जाता है कि वो भी कारोबार में आगे हाथ बढ़े। आजकल हर किसी का जो रोज़मर्रा रोज़गार का जो ज़रिया बन चुका है वो इंटरनेट ही है। जबरा नासर साहब एक सोशल वर्कर है, उन्होंने पटिशन दायर की, अदालत ने कहा कि इंटरनेट किसी सूरत में बंद न होना चाहिए और इसको बहाल रखा जाए, जिसके बाद में अदालत ने फैसला तो दे दिया, लेकिन PTA जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो अदालत के अंडर में तो नहीं है, जो जिसके अंडर में है, जो मैं बार बार कहते हैं जो डोरी खींचते हैं या डोरी पकड़ते हैं, अगर वो डोरी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, दारोमदार डोरी का है और PTA का है, PTA किस तरह उनकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन अदालत ने उस पर जो पाबंदी ख़त्म कर दी है, किसी किस्म की पाबंदी लगाने से रोका है। अब मसला ये कि डोरी में भी तो इतनी गिरें हैं ना कि इन गिरों को खोलने के लिए भी तो फिर कितना अरसा दरकार है, तो सिस्टम तो हमारा ख़राब होता जा रहा है। मसला यही है कि हमारे यहाँ कोई पूछने वाला देखने वाला है नहीं, हर चीज़ में आके यही पे ख़राबी हमें नज़र आती है। और ये जो रोज़गार है, अभी हम थोड़ी देर पहले ख़बर डिस्कस कर रहे थे कि लोग कितने परेशान हैं, रोज़गार के मौके हैं नहीं, खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं। आप जो लोग अभी आज़ाद भाई ने भी कहा कि इंटरनेट से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, और आप ये देखें कि ऑनलाइन बिजनेस है या जो है ना वो बाहर लोगों के क्लाइंट होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन होती है और उनको प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं, ये इंटरनेट बंद हो जाता है, आप बैठे रहें हाथ पे हाथ धरे रह के, ज़ीरो कम्युनिकेशन। एक चीज़ नहीं है, अब तमाम हम सिस्टम जो है इसी के ऊपर जा रहा है। आपको पता है इंटरनेट की सर्विस अगर स्लो हो जाती है, आपके ATMs भी बंद हो जाते हैं, आपकी ATMs का बड़ा इशू आ जाता है, आपकी पूरी अब चीज़ें जो हैं वो जो है इसके ऊपर ही चलती चली जा रही हैं। आप बिल्कुल जो है डिजिटलाइजेशन पे चले गए हैं, और आप जब इसी की मेन जिससे वो चलना है, और दौर यही है, जब चलना इसी से है तो आप इसको स्लो करते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान। हम आज़ाद भाई की बात बिल्कुल सही है कि जब हम फील्ड में होते हैं तो हमें बर वक्त चीज़ें अगर भेजनी है तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी हो जाती है। हमारा सारा फील्ड वर्क है, हमें ऑफिस पे तो बैठ के काम नहीं करते, जब फील्ड में जाते हैं तो चीज़ें कल भी मैं ऐसे ही महसूस कर रहा था कि कुछ हम जिन इलाकों में कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर इंटरनेट काफ़ी मुश्किल से जो है वो अब वो वाली स्पीड नहीं है इस वक्त भी, अगर स्पीड दी भी है लेकिन वो इतनी बर्क रफ्तारी नहीं है जितनी थी इंटरनेट। बहुत सी जगहों पे हमारा सर्विस में बड़ा मसला अभी भी दरपेश हो रहा है। फील्ड में जब हम जाते हैं हमारी चीज़ें जहाँ पहले चल रही होती थी अब नहीं चलती, तो ये इदारों को सोचने वाला काम है कि आप एक के पीछे सबको गेहूँ के साथ धुन भी पीस रहे हैं, तो ये ऐसा ना करें। और आज़ादी है, अभी तो हमने उससे बात ही नहीं की क्योंकि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हर किसी के पास है। अब सोशल मीडिया से भी अगर आप वो छीन लेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। आप हर तरह से जो है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव में डाल रहे हैं बाहर। और फिर वही वाली बात है कि इलेक्शन के माहौल में तो ये सब कुछ होता ही है और अच्छा भी लगता है, इलेक्शन की तो रौनक यही है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो बहुत कुछ अब तब्दील होता जा रहा है। थैंक यू सो मच आज़ाद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। अयाज राना साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे के बाद 2 अहम खबरें जिसका जिक्र अभी मैंने टॉप स्टोरीज में नहीं किया, लेकिन जब वापस आऊँगी तो उस पर बात करूँगी कि हमने देखा कि एक तो जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके प्रिंट होने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या है उसकी इस पर बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, और जो तलबा के रिजल्ट्स के साथ हो रहा है उस पर भी डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम जो 2 खबरें जो जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि उनका जिक्र ज़रूर होगा, बहुत ही अहम है, क्योंकि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत दिनों से ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं ख़बरों के अंदर के जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के तलबा का रिज़ल्ट है उसमें हमने देखा कि 66% तलबा को फ़ेल कर दिया गया। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी का अमल हो रहा है, बताया गया कि मशीन की ख़राबी की वजह से हुआ। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, किस तरह से होगा, बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। इन तमाम चीज़ों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो ये जो सिस्टम है पूरा, जो इंटर बोर्ड का हम एक और कारनामा आपको बताएं कि ये कि जो इंटर बोर्ड में फ़ेल होने वाले जो तलबा हैं, ये जो सिस्टम आया उसमें मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है, कोई सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तहानात के बगैर ये पूरा सिस्टम चल रहा है। आर्जी तौर पर जो है वो वहाँ पर इंटर बोर्ड के चेयरमैन को लगाया गया, जो कि कमिश्नर साहब को लगाया गया था। तो फर्स्ट ईयर में जो हर 5 में से 4 बच्चे को जो है वो यानी फ़ेल कर दिया गया। 80% बच्चे इसमें इस वक्त जो है वो फ़ेल करार कर दिए गए। कराची के जो तलबा हैं उनका मुस्तकबिल पूरा दाव पर लग गया। उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद ये सारा मंजर सामने आया, तो उसमें हमने देखा कि चेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नज़र आई। तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, क्या इशूज़ हैं और ये क्या सिस्टम ऐसे चल सकते हैं जिस तरह हमारे यहाँ चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि जो सिंध में दरसी किताबें हैं उसकी किल्लत की वजह से जो अगला साल आना है, नया सेशन आना है स्कूल्स का,
वो लेट हो सकता है, क्योंकि अप्रैल के बजाय अब अगस्त से नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जनाब नई जो किताबें आती हैं, नया जो कोर्स आता है वो प्रिंट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो है वो ये डिले होगा। सारा सिस्टम इजलास में अभी ये कहा गया है कि नया साल अगस्त से शुरू कर लिया जाए। तो ये हमारे यहाँ बहुत आसान लग रहा होता है कि 2-3 महीने और आगे ले गए, रिजल्ट्स में कुछ हो गया जी, स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर ये मामला तलबा प्रेस क्लब पर लेकर एहतजाज की सूरत में ना आते तो फेल होने वाले तलबा के साथ भी कुछ ना होता, कोई सुनवाई ना होती। अभी भी हम इस पे देख रहे हैं कि इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हम ये जो पिछले साल भी हमने देखा था कि जो पूरा टेक्स्ट बुक का कोर्स आउटलाइन आई थी और जो पब्लिशिंग हुई थी वो डिले हुई थी, जिसकी वजह से सेशन लेट स्टार्ट हुआ था। तो ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या कोई प्लान नहीं है और इसकी वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। और इससे जो तालीम है उसको कितना नुकसान होता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इरफान हैदर साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। आप एजुकेशनलिस्ट हैं और कड़ी नज़र रखते हैं तमाम जो है वो एजुकेशन सिस्टम पर भी, और जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है उससे भी मुंसलिक हैं, L2L अकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। वेलकम टू द शो इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, अभी जो 2-3 चीज़ें मैंने शेयर की हैं, इन सब का इम्पैक्ट आप देखें कि स्कूल लेवल से शुरू हो रहा है और आगे तक जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ अगर प्राइवेटाइज ना होती तो आप ये देखें कि और भी ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो जाता। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये जो बेसिक ईयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हमारे यहाँ उसमें ही आप देखें कि यहाँ पर बुक शॉर्टेज और प्रिंटिंग का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ रिजल्ट्स के इश्यूज़ हैं। ऐसे कैसे चलेगा बच्चों के साथ? देखें, ऐसा ही चलेगा जैसे पाकिस्तान चल रहा है। तो हमारे यहाँ जो बेसिक मसला है वो ये है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इस काबिल नहीं रही है कि कोई भी बड़ा जो सूबे के लेवल के ऊपर या पाकिस्तान के लेवल का जो काम है वो कर सके। तो ये जो मसला है ये बेसिकली हमारे गवर्नेंस सिस्टम की नाकामी है, जिसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच नहीं होती। अब आप बोर्ड बना लिया तो बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह हैं उनके पास क्या ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन है या नहीं है, इस तरह के। और जब ऑटोनॉमी दी जाएगी तो फिर उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्ट्री जो है वो सारी अथॉरिटीज़ के अंदर सुबह शाम डिक्टेट करते रहते हैं। अब वो मसला कहाँ होता है, वो लोग कहते हैं कि हम मजबूर हैं, वो लोग उनके अंदर तो ये जो चीस्तान बना हुआ है ये है मसला। आपको बड़ा क्लियरली थॉट आउट करना है कि ये इदारा है जो इन चीज़ों को मैनेज करेगा, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चेक के लिए एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए। सिंपल बात है। अब सवाल ये है कि उसके अंदर मिनिस्टर्स का हो जाता है, फिर मिनिस्टर्स के अंदर पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, तो वो सारा मामला जो है वो जो हमारे निज़ाम के हिसाब से लॉ मेकर्स जो हैं उनका काम लॉ बनाना होता है और लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इदारे होते हैं। लेकिन लॉ बनाने वाले जब उन इदारों को चलाना शुरू कर देते हैं तो उससे मिसमैच होता है। तो ये तो मैंने आपको एक अपर लेवल के अंदर बात बताई और यही बेसिकली मसला है। अभी आप इंटर बोर्ड में देखेंगे कितनी पोजीशन है जिन पे कोई काम करने वाला है ही नहीं, और वो सारी कोर पोजीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, नाज़िम इम्तिहानात नहीं है, कोई पूछने वाला तो ही नहीं है। उसके पास क्या इंडिपेंडेंट बजट है? क्या उसके जो भी चेयरमैन लगाएंगे क्या उसके पास अथॉरिटी है हायर करने की? वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन जाता है। जब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन जाता है, पूरे गवर्नमेंट इस वक्त दिवालिया हुई भी है, वो उसके पास पैसे ही नहीं है लोगों को हायर करने के। तो जब मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ तो अगर हम बोर्ड लेते हैं तो बोर्ड के इनकम क्या हो रही है, जो फीस वगैरह से पैसे आ रहे हैं, जो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इनको मैनेज करना है। एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पे इसको मैनेज किया जाए, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव हो जो इसके आमदनी और अखराजात के हिसाब से काम कर रहा हो। हमें तो फ़ी सबीलिल्लाह काम भी करना है और पैसे भी नहीं लगाने, तो फिर क्वालिटी तो ऐसी ही सफ़र होगी। हम ये देख रहे हैं, कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़ी सबीलिल्लाह वाली बात कि आप ये देखें ना कि महकमा तालीम में भी गैर कानूनी तौर पर तरक्कियाँ दी गई हैं, लोगों को, अफसरान को अपग्रेड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो है ना, मुझे लगता है एग्जीक्यूशन नहीं, इस्तेमाल नहीं। और अभी पब्लिशिंग का जो मामला आया है,
आप देखिए, ये मैं देखें कि मिसाल उसका के तौर पर वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हर साल ही ये तो होता जा रहा है। अब ये जो पब्लिकेशंस हैं, किताबें छापना, ये किताबें छापना गवर्नमेंट का काम कब से हो गया? देखिए, गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस सिस्टम को बनाना होता है, किताबें छापना गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब आपने उसको पब्लिशिंग हाउस बना लिया, तो वो जिसका काम है पब्लिकेशन किसको करनी है? वो मार्केट में किताबें अवेलेबल होनी चाहिए। आपको अगर लोगों को सपोर्ट करना है तो आप कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह लोगों को दे दें और बकिया लोग जो हैं वो मार्केट से ख़रीदें, सिंपल सी बात है। अब हमें उसको सब्सिडाइज़ भी करना है, फिर हमें उसको सप्लाई भी करना है, फिर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और एक ऐसे निज़ाम के तहत करना है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं होती। 3-3 महीने के लिए लोग आते हैं चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली गवर्नेंस सिस्टम का है, क्लियर कट टेन्योर नहीं है, उस टेन्योर के अंदर उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई निज़ाम नहीं है, तो ये मसाइल इस वजह तो से। सर अभी जो ये जो टेक्स्ट बुक्स नई पब्लिश हो रही हैं और ये डिले इसमें नज़र आ रहा है, तो ये जो एकेडमिक ईयर आगे बढ़ जाता है उसका इम्पैक्ट क्या आता है बच्चों के ऊपर और पूरे ओवरऑल ईयर के ऊपर? मैं तो इस आता है बात को मेरा ये ख्याल है कि ये टेक्स्ट बुक की डिपेंडेंसी ही गलत बात है। क्या करें? आप किताबें बहुत सारी रखी हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं ना। असल में प्रॉब्लम क्या है, हमने इल्म को जोड़ दिया डिग्री और सर्टिफिकेट से। जिसके पास ये ठप्पा होगा वो आलिम है, यानी कि वो एजुकेटेड है। जिसके पास ये ठप्पा या ये कागज़ नहीं है वो नहीं है। देखिए, इल्म तो कहीं से भी हासिल किया जाता है। 25,000 किताबें आप वहाँ से पढ़ें और उसके बाद उनको लें। अब ठीक है, उनको एक मॉडल किताब छापनी है तो कुछ छाप लें, बकिया लोगों को इजाज़त दे दें कि वो छाप कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो महंगे हैं वो, तो ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ओ लेवल्स है। ओ लेवल्स की कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होती। हाँ, ये है कि वो कुछ को कहते हैं कि हाँ आप इनको देख सकते हैं, वो रिकमेंडेड होती हैं, प्रिस्क्राइब नहीं होती। हमारे यहाँ तो ये है कि ये आउट ऑफ कोर्स सवाल क्यों आ गया, तो ये इल्म की बात तो हुई नहीं कि आउट ऑफ कोर्स सवाल आ गया। सवाल तो सारे। लेकिन अब हम जब अपने कोर्स डिज़ाइन पे या सिलेबस डिज़ाइन पे बात करते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इनिशियल ईयर्स में आपकी वो वाली बात तो ठीक है कि इनको अगर सब्सिडाइज रेट्स में देना है तो आप सस्ती किताबें या जो फ्री किताबें दे रहे हैं वो दे दें और बाकी जो लोगों के पास अदर ऑप्शंस हैं वो अवेल कर लें, वो ठीक है। लेकिन सर असल में करिकुलम डिज़ाइन का भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हम देख रहे होते हैं कि हर साल ये कहा जाता है कि निसाबों में तब्दीली करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उस पर भी बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो दौरे हाजिर है, जैसे आपने भी कहा कि डिपेंडेंसी होना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के पास हर चीज़ का एक्सेस है। तो किस तरह से इसको रिफॉर्म किया जा सकता है और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? ये तो हल नहीं है कि आप किताबें नहीं है तो 3 माह और आगे बढ़ा दें। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, किताबें आप सारी किताबों के जो मुख्तलिफ वर्जन्स आते हैं आप चेक कर लीजिए। मुझे तो उनमें कोई फ़र्क नहीं लगता कि पिछले 20 साल में कोई होता है वहाँ, बल्कि उनकी क्वालिटी गिरती है, बढ़ती भी तो नज़र नहीं आती। और 19-20 फ़र्क करते हैं। तो ये पूरा जो निज़ाम है, इसको मैं एक जुमले में समअप करता हूँ जो अमेरिका में अक्सर इस्तेमाल होता है। वो ये कहते हैं, लेस गवर्नमेंट इज़ मोर गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जितनी कम गवर्नमेंट का दखल अंदाजी होगी वो बेहतर गवर्नेंस होगी। तो गवर्नमेंट का काम सिलेबस बनाना का क्यों हो गया? देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंसेस को चला गया है, तो प्रोविंसेस क्यों बैठ के बना रहे हैं? लेट द स्कूल्स डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू टीच। गवर्नमेंट स्कूल का ही मसला है ना ये तो ज़्यादा, टेक्स्ट बुक का जो इशू है वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई आसमान से तो किताबें नहीं आती ना। तो आपने ये एक सहीफ़ा आसमानी बना दिया है जो हर साल होगा अप्रूव और उसी के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। ये तो कोई नॉलेज तो ऐसे नहीं तब्दील होती ना। तो ये हमें इसको कॉन्सेप्चुअली भी एनालाइज करना है। ठीक है, हम ब्लेम्स कर सकते हैं कि वो फ़लाँ करप्शन है, फ़लाँ कॉन्ट्रैक्ट है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ वो है, लेकिन ये तो फ़रोई मसाइल हैं। असल जो हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो यू हैव टू री थिंक अबाउट कि आप किस तरह की एजुकेशन देना चाह रहे हैं। क्या ये जो किताबें हम छापते हैं उसको पढ़कर हमने बहुत कमाल कर दिया? नहीं किया ना कमाल। तो इल्म को इल्म की तरह से लिया जाए, उसकी तरह से उसकी। अब आप कहेंगे कि मैं कोई फ़लसफियाना बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली इस तरह से हम होते हुए देख रहे हैं। तो अब आप
क्या सीनियर कैम्ब्रिज किताबें छापता है? वो तो नहीं छापता। तो ओ लेवल्स के सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों छाप कर देनी है किताबें? ठीक है, आप प्रिस्क्राइब कर दें। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो गरीब हैं या जिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ज़रूर आप छाप कर दे दें, वरना वो बाहर से ले लेंगे। तो लोगों का नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, हम इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि किताब तो फिर भी वो इनकी छपी भी किताब बाज़ार में ही मिलती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी को भी छापने को दे दें। तो स्कूल्स में भी खैर कोर्सेज तो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल्स में हाँ, फ्री तो उसको कोर्सेज आप जो है वो दे रहे हैं। इस चक्कर से निकल आए ना। हर चीज़ हमें प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा कि वो इम्तिहान सेंट्रली ऑर्गेनाइज हो गए। हर काम गवर्नमेंट को करना है, पूरे सूबे के लेवल पे करना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे करना है। अब आप वो एक और आजकल हम सुनते हैं, मैं तो उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, जिसे कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम। उसको मैं ये समझता हूँ कि वो है सिंगल नेशनल प्रोपेगेंडा। क्यों? मतलब करिकुलम, अब उसके ऊपर लड़ाई हो रही है, ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, ये करना है, ये नहीं करना। भाई इल्म है, इल्म की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप उसको जब लिमिट कर देते हैं कि ये पढ़ाना है, आप टॉपिक्स दे दीजिए, ठीक है, इस टॉपिक में से सवाल आएगा, अब कर लें सब लोग तैयारी अपनी। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत एडवांस एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, चाहे वो मैट्रिक से पीछे ले लें, यानी 4, 5, 6 क्लास के ऊपर जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करें, देन मैट्रिक इंटर बोर्ड के आप एग्ज़ाम्स देख लें, वो सब उसी पे बेस्ड हैं कि वो 4 चैप्टर्स हैं, वो 5 इयर्स हैं, वही चीज़ें घूम घूम के आ रही हैं, वही पूछा जा रहा है। और जिसने वो रट्टा फाई करके सवाल लिख दिया, वो जो है ना वो 95% मार्क्स ले रहा है। बाकी तो ये जो आप आपने खुद सिस्टम की जवाब बात दे कर रहे दिया हैं, ना, तो आपने इंटेलेक्चुअल खुद ही सिस्टम मेरा की आप जवाब बात दे कर रहे दिया। हैं, तो हम बना ही नहीं रहे ना वो इंटेलेक्चुअल उसमें सिस्टम। बनाने की क्या ज़रूरत है? इल्म तो मौजूद है, अवेलेबल है। आपने कहा कि ये इस्तेदाद होनी चाहिए, वो करिकुलम में आपने दे दी। अब आप कोई भी किताब से पढ़ लें, दुनिया में 25,000 किताबें मौजूद हैं उस मौजू के ऊपर, 25,000 वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, मुफ्त के क्लासेस हो रही हैं। नहीं, हमें तो खुद ठप्पा लगी हुई वो किताब होगी तो वो ही पढ़नी है। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये जो सिस्टम आप बता रही हैं स्कूल लेवल्स पे इम्प्लीमेंटेबल है? आप देखिए, ओ लेवल्स का चल रहा है ना आपके पास, उधर तो ये मसला नहीं होता। तो जो चलती हुई चीज़ है उसको कॉपी कर लें। आप अपनी चीज़ें क्यों बना रहे हैं हर चीज़ को? तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। मैं दोबारा कहूँगा, लेस गवर्नमेंट इज़ मोर गवर्नमेंट। जितना हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, और ये मसला गवर्नमेंट की साइकी होती है, जो भी गवर्नमेंट में आता है उसको दुनिया के सारे काम करने होते हैं। अब वो आपने सुना होगा मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट वाला मसला। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो उनके दिमाग में आया कि हमें पूरे पाकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस के तमाम तलबा का टेस्ट लेना है, जो कैंडिडेट्स का, और एक वक्त करना है और एक ही तरीके से करना है। अरे भाई, आपसे एक छोटा सा तो इदारा स्कूल तो चलता नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के सब तलबा के सब करेंगे तो अब वो फियास्को हो गया। वो पंजाब में इतने टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ इतने टेस्ट हो रहे हैं, और फिर भी जो इल्ज़ामात हैं वो चल रहे हैं। तो आप क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं? आखिर आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले टेस्ट होता था क्या उस वक्त ख़राब डॉक्टर्स निकलते थे? तो आपने अब कहना ये होता है कि नहीं, हम ठप्पा लगाएंगे तो वो अच्छा डॉक्टर निकलेगा। तो आपके ठप्पे लगाने से कोई अच्छे डॉक्टर निकल कर आना शुरू हो गए? नहीं हुए। तो ये गवर्नमेंट ख्वाह चीज़ों के अंदर क्यों जाती है जो उसका काम नहीं है? उसको क्या ज़रूरत है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के दाखिले भी वो खुद कंट्रोल करें? सर क्या है, ये जो सारी बातें हो रही होती हैं, जो सिस्टम हम एजुकेशन सिस्टम बना रहे होते हैं, तो क्या इसमें वाकई एजुकेशनलिस्टों की राय शामिल की जा रही? जैसे मैं बार बार बात करती हूँ कि जब इकॉनमी पे हम बात करते हैं, बजट आता है, या जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं बिज़नेस रिलेटेड, तो क्या उन लोगों को शामिल किया जाता है? वो कहते हैं नहीं। तो क्या एजुकेशन में ऐसा है? देखें, किसी न किसी लेवल पे एजुकेशनिस्ट को से मशवरा ज़रूर किया जाता है, लेकिन जब वो चीज़ बन कर आती है तो चूँकि वो सारे इख्तियारात गवर्नमेंट में मुर्तकिज़ हो गए हैं,
और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई, उसमें जिस तरह से तरक्कियाँ होती हैं, जिस तरह से हायरिंग होती है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट आता है वो कहता है, या कोई और कोर्ट आता है वो कहता है इतने महीने तक यहाँ पे तकर्रुरी नहीं होगी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है कि नहीं हायरिंग नहीं होगी। तो भाई ये फैसला कि हायरिंग होगी या नहीं होगी ये गवर्नमेंट को क्यों करना है? आप हर इदारे का अपना बजट दें, उसको अथॉरिटी दें, ऑटोनॉमी दें, और जब वो परफॉर्म नहीं करे तो उस बंदे को फारिग करें। सीधी सी बात है। प्राइवेट मॉडल्स को अपनाएं, आप ये कह रहे हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है उसको अप्लाई करें। तो हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी तो भूल गए, उसके अंदर हमने इतने कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं। गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट की एग्जांपल देता हूँ, उसका एक है कहलाता है एस्टा कोड इस्टेब्लिशमेंट का। सही। तो वो इतना पता नहीं कोई 10-20 हज़ार पेजेस का है जिसको खुद लोगों ने नहीं पढ़ा होता। तो अब उसमें से पसंद की चीज़ें जो ब्यूरोक्रेट है वो निकाल कर उसको इम्प्लीमेंट कर। मसला यही है ना कि एक तो जो लोग होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि हमें करना क्या है एजुकेशन सिस्टम के साथ। यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हम देख रहे थे कि इंटर बोर्ड में चेयरमैन जो है वो कमिश्नर साहब को लगाया हुआ है, जिनके अथॉरिटेटिव लोग हैं वो नज़र नहीं आते। जब तक काबिल लोगों को आप नहीं लाएंगे या अप्रोप्रिएट लोगों को नहीं लाएंगे तो वो डिसीजंस इसी तरह के नज़र आते रहेंगे। लेकिन बहरहाल जो सिलेबस का और करिकुलम का मामला है उसमें आपका सजेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि आप ओपन कर दें, जिसको जो अवेलेबिलिटी नज़र आती है वो वहाँ से अवेल करें, और इल्म हासिल करना मकसूद होना चाहिए और इल्म का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग होना चाहिए। आप किताबें तो बांट रहे हैं लेकिन आपके स्कूल खंडर बने हुए, वहाँ पे मनशियात फ़रोश हो रही हैं, वहाँ पर जो है वो चर्च के अड्डे बने हुए। तो आप ये भी तो देखें ना कि आप वो दरसी किताबें देखें, उनको हाथ में थमा क्या रहे हैं, वो बच्चे अगर स्कूल पढ़ने आते भी हैं तो वहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर भी नज़रसानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरफान हैदर साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो ये कि जो कज़न मैरिजेस हैं, जिसको कहते हैं कि वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिर कुछ कहा गया कि कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए कज़न मैरिजेस से पहले। तो वो सब चीज़ें क्या हैं और किस हद तक कंपैटिबिलिटी होती है नहीं होती, क्या ये जो है अच्छा कज़न मैरिज में तो खाली हम जो है इस पर्सपेक्टिव से तो बात करेंगे कि मेडिकली क्या इश्यूज होते हैं, लेकिन सोशली भी थोड़ा इन चीज़ों को टच करेंगे कि फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़राह ईसा ज़ैदी साहिबा ने, आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत अच्छी। ज़बरदस्त। नहीं आई और गुड। मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ, लेकिन जो है ना वो कुछ लोग होते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं तो अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। सो यू गाइस आर वन ऑफ देम, तो जिनसे मिलके अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद भुट्टो साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो फिर भुट्टो साहब एतराज़ ना करें कि मेरे भुट्टो नहीं पुकारा, तो भुट्टो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे भाई, भुट्टो कभी मर नहीं सकते। तो वेलकम टू द शो भुट्टो साहब। अब मैं आपको पूरा शो में भुट्टो साहब ही कहूँगी ताकि जो है ना आपको एतराज़ ना। डॉक्टर भुट्टो, डॉक्टर भुट्टो अच्छा भी लग रहा है, इट्स अ क्यूट नेम। यस इट इज। तो आप जो है वो कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? प्लेजर, थैंक यू। सर आज हम बात करने जा रहे हैं कज़न मैरिजेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो ज़रा कुछ मेडिकल कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि क्यों मना करते हैं डॉक्टर साहब कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल में कोई एम्बार्गो नहीं है कि कज़न मैरिजेस ना हों। लेकिन अगर हम सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे बराबर में ही एक बहुत हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे बाकायदा रिलीजियसली हिंदूज़ में जो है वो मना किया गया है कि ना करें। थोड़ा सा हम आगे जाएं, चाइना है, चाइना में लीगली इट इज़ नॉट अलाउड। सही। इवन ताइवान, कोरिया, लीगली इट इज़ नॉट अलाउड। ज़ाहिर है हर चीज़ के जैसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, ऐसे ही कज़न मैरिजेस में जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। सही। सो ये तो हो गया थोड़ा सा सोशल एंड रिलीजियस पहलू। अब आ जाएं अगर मेडिकल पहलू पे आप मुझसे पूछना चाहेंगी तो डेफिनेटली हमें एहतियात करनी चाहिए और मना नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप सेकंड लेयर में ना जाएं, थर्ड लेयर में ना जाएं। देखें कज़न्स कौन होते हैं? कज़न्स होते हैं कि ननियाल की साइड पे भी और ददियाल की साइड पे भी।
हमारे यहाँ ये आम मतलब एक ट्रेडिशन है, बल्कि प्रेफरेंस है हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली इन द फ्यूडल सेटअप्स, इन द रूरल सेटअप्स, कि वो चाहते हैं उसके फिर कुछ फाइनेंशियल भी रीजंस होते हैं कि दौलत जो है वो डिवाइड ना हो जाए, तो वो ज़बरदस्ती जो है वो शादियाँ भी करवाते हैं। और मेरी मतलब दानिश में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं होनी चाहिए सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से। सो कज़न मैरिजेस को मेडिकली क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है कि उसमें जेनेटिकली आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सही। जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जिसे हम रिसेसिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें बहुत हीनियस किस्म की बीमारियां होती हैं, जिसमें सर्टेन ब्लड डिस्क्राइसिस हैं, सबसे बड़ी थैलेसीमिया, इसके बाद आपकी नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से रिलेटेड बहुत सारी आपके कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, हाइड्रोसिफिलिस आ जाता है, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके। तो हमें एहतियात कर लेनी चाहिए। जो हम बच्चे, आपको पता है, सब कुछ होते हैं आपके लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई डिज़ीज़ उसमें आ जाती है ड्यू टू दिस कज़न मैरिज, या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, फिर आप क्या सोचेंगे, फिर आप क्या करेंगे? यू हैव टू लिव विद दैट चाइल्ड। मेरी फैमिली में, मेरे पेशेंट्स में, मेरे नेबरहुड में पता नहीं कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने ज़िद करके, विदाउट हैविंग प्रायर एडवाइस फ्रॉम एनी कंसल्टेंट, उन्होंने डिसाइड किया, सही, शादी की। अब वो बच्चा या बेटी उनके सामने है, जो 28 साल की हो गई है, 20 साल का हो गया है, 30 इयर्स का हो गया है, बट दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कितनी सीवियर हो सकती हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर वरा कहते हैं ना कि कुछ टेस्ट करा लें, कंसल्ट कर लें, उसमें किस जायज़ा लिया जाता है कि आप इज़ इट अलाउड या कंपैटिबल हैं आप एक दूसरे के साथ, या आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे? उसमें किन चीज़ों को जांचा जा सकता है, या कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, या किस तरह से जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में जो आप पॉइंट कर रही हैं वो प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं होती। बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंडेटोरी है ये कि प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, स्पेशली जो लोग जिनकी फैमिलीज़ में डिजीज़ चलती हैं, जिनके बच्चे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, या जिनकी ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेशन्स बाय जनरेशन्स पास डाउन होती हैं। तो इसमें अब डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी उनकी बीमारियां पॉसिबल है, और उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है कि उनके ब्लड रिलेटिव्स में आया कि उनके मेंटल रिटार्डेशन थी कि नहीं थी, उनकी फैमिली में ब्लड डिसऑर्डर्स थे कि नहीं थे, कोई और किस्म की एबनॉर्मेलिटी जैसे कि स्पाइन का नहीं, वर्टेब्रल कॉलम का नहीं बनना या खुला रह जाना जो बर्थ पे नज़र आता है, और इसी तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो ऐसे मतलब कॉन्सेंजीनस कैसे कहते हैं मैरिजेस ना, कज़न मैरिजेस को, तो उन मैरिजेस में ज़्यादा दिखती हैं। तो ज़ाहिर है जब मैंने क्योंकि कनाडा में काम किया और मेरी स्पेशलिटी रही है ये डायग्नोजिंग ये मल्टीपल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, तो इसकी ट्रेनिंग मैंने हासिल करी, लेकिन मैंने ये देखा ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, और रिसर्च भी बताती है कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ वैसे हो जाती हैं, फ्लिप ऑफ द कॉइन भी है कि एकदम से आपकी जीन मिसिंग हो गई, लेकिन ये कि ज़ाहिर कज़न मैरिजेस क्योंकि ऑलरेडी उनकी कभी कभार ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस में होता है कि जीन्स मिसिंग होती हैं, जब दो लोग मिलते हैं और दोनों की जीन्स मिसिंग होती हैं तो फिर एक फुल ब्लोन कंडीशन हो जाता है। और फिर और ये मेरे साथ अपने साथ खुद हो चुका है। तो मेरी भी मेरे कज़न से शादी हुई थी और है, और मेरे उनके वालिदैन भी फर्स्ट कज़न्स थे, तो डबल 2 टाइम्स ओवर। और जब हमारी शादी हुई तो मेरे दिमाग में कंसर्न था ये, लेकिन जिसको वे साइड कर दिया गया, और फिर उसके बाद मेरे 3 बच्चे ख़त्म हुए। तो अब ये ज़रूरी है कि जहाँ मैं जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं हाई रिस्क फीटो मैटरनल में आई, और मुझे ये होता था कि लोगों को डायग्नोज करो, और आया ये कि बच्चे ऐसे मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हों, उनको पहले से हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले से डायग्नोज कर दें, और इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और प्री मैरिटल काउंसलिंग के अलावा आपने जब गाइड कर लिया और अब पता चल गया कि है, उसके बाद जब हमल से
ख़ातून आती है तो शुरू में 11वें हफ्ते 11 to 13 वीक्स में एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम तो चेक किया जाता है, उसमें जो है बच्चे के पीछे की फोल्ड को चेक किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कितनी चौड़ी है वो ना, तो उससे काफ़ी पता चलता है कि नॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी अगर उस बच्चे में है तो फिर उसके बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा ये कि उसके बाद फिर 18 हफ्ते में फिर टेस्ट होते हैं इसके, और फिर अंदर जाके 11 हफ्ते में जब बच्चा 11 हफ्ते का होता है तो अंदर से सैंपल निकाल के बच्चे के टिश्यू के वो भी टेस्ट किए जाते हैं टू सी फॉर एबनॉर्मेलिटीज़। तो ये सारे टेस्टों से मैं तो गुजरी हूँ, और यहाँ पे हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग और जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बिल्कुल ऐसे अच्छे लोग इसको समझ ही नहीं रहे होते वाकई। हमारे तो ये मैंने नहीं देखा कि किसी को भी कि प्री मैरिज काउंसलिंग में जा रहे हो, वहाँ पे 2-4 बड़े बैठ के फैसला करते हैं और जो है वो रिश्ता तय हो जाता है, जो कि हमारी नॉर्म के मुताबिक ठीक है, चलें अच्छा है। अब तो लड़का लड़की से मर्जी भी पूछी जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, पूछना भी चाहिए, हमारा मज़हब भी इस बारे में कहता है। सर कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर जैसे डॉक्टर फराह ने जो वक्त देखा है वो मैं बीइंग अ मदर एक अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, 3 बच्चे आपके जो है वो चले जाना, तो लोगों के साथ ये हो रहा होता है लेकिन उनको वजूहात नहीं पता होती। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको करके इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है? फिर आपको एक कहते हैं ना कि इजाज़तनामा मिल गया है या एक आपको ग्रीन चिट मिल गई कि नाउ यू कैन मैरी दिस पर्सन, तो कौन से ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं अगर आप कज़न्स में शादी कर रहे हैं और आगे जाके ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी मेडिकल कंडीशन से आप बचो? अब बेसिकली ये जो इस तरह की कज़न मैरिजेस के नतीजे में जो इनहेरिटेड डिजीज़ या डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली इर्रिपेयरेबल भी होती हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा, ठीक है, इरिवर्सिबल होती हैं वो, उनका ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। तो इतनी बड़ी पेन और ट्रामास जो बच्चा आपके सामने मुसलसल क्रिपल कर रहा हो, उससे बेहतर नहीं है कि आप अगर इस तरह का कोई बड़े डिसीजन लेते भी हैं या आपकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे आपने अभी खुद कहा कि लड़का लड़की भी खुद को पसंद करते हैं अगर कज़न्स हैं, तो बेहतर ये है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, बेहतर ये है कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से वो आप करवा लीजिए। उसमें क्या होता है कि हम हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ, वो हम एडवाइस करते हैं। हम कहते हैं कि बेटा ठीक है, इट्स ऑल राइट, अगर बहुत ज़्यादा आपकी कोई कंपल्शंस हैं तो आप ये कीजिए कि कम से कम आप ये ब्लड ग्रुपिंग तो करवा लें एटलीस्ट, या आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करवा लें कम से कम, कि आपको थैलीसीमिया तो नहीं है कहीं। अगर खुदा न खास्ता थैलीसीमिया माइनर हुआ लड़की में भी और लड़के में भी, तो उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा, और मेजर अगर होगा तो आप बताएं उस बच्चे को वो रोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लेके बैठे होंगे, एंड वो लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक ट्रॉमा है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस मैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चैनल की मैनेजमेंट को, आपको, कि आप लोगों ने ये बहुत एक अच्छा टॉपिक दिया है, और इसका अगर कोई ट्रीटमेंट है या इस अजाब से अगर आपने दूर रहना है, क्योंकि हर ख़ानदान में अब इस तरह के बच्चे हैं मौजूद, तो आप प्री मैरिटल काउंसलिंग कर लें, और फिर आपको जो डॉक्टर जो है आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री लेगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, उसके बाद आपको टेस्ट कुछ लिख के देगा, और वो टेस्ट यही हैं जो मैंने आपको बताया कि उसमें आपको ब्लड ग्रुपिंग होनी चाहिए, आपकी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होनी चाहिए, आपका हेप बी और हेपेटाइटिस C के टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रांसफरेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। HIV अभी बड़ी कॉमन हो रही है, तो HIV का आपको टेस्ट हो जाना चाहिए एहतियातन। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मतलब चलते चलते आपको बता दूं, आगे ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम से तो बेहतर ही है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं कल परसों में बैठा था अपनी क्लिनिक में, तो एक कॉल आई, वो जज साहब थे, बड़े सीनियर जज साहब। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपनी बहन की बेटी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके मेरे बेटे को और मेरी भतीजी को जो है उनको आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए मुझे आप अपॉइंटमेंट दें। सही। अब जस्ट इमेजिन, आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज साइमल्टेनियसली सो शॉक्ड एक्चुअली कि इस लेवल तक अब ये अवेयरनेस जा चुकी बात वही ना कि ये एक बहुत ही आटे में नमक से भी कम लोग होंगे जो ये है जिनको अवेयरनेस है, तो अवेयर हमें करना है, इसीलिए इस तरह के मौजूआत रखते हैं, उन पर बात करते हैं कि अगर आप भी किसी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो
किसी भी तरह में कोई मदद मांगने में कोई मुश्किल नहीं है, आगे जाके मुश्किल झेलने से बेहतर है कि भाई पहले मदद मांग ले। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि थैलेसीमिया इज़ वेरी कॉमन, जो कि जिस बारे में हमें पता है कि कज़न मैरिज की वजह से जो है वो ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं। और कौन सी बीमारियाँ होती हैं इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि कज़न मैरिजेस के ऊपर, तो जो लोग रिश्ते करना जा रहे हैं मैं थोड़ा सा और इस्टेब्लिश कर दूँ इस टॉपिक को कि देखिए रिश्ते करना आपस में, बरादरी में, अहबाब में, बहन भाइयों की बेटियां लेना, बेटे लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि जब आपको पता ना हो कि क्या करने जा रहे हैं। हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने बैठे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होता है ना कि हमें यार अगर ये पहले कर लिया होता या हमें पता होता तो हम ऐसा ना करते। अवेयरनेस की बात है, तो हम ये जो बात यहाँ पे कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। हर केस सेम नहीं होता, हर सिनेरियो सेम नहीं होता, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। इसीलिए बार बार यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो आपको ये बात कह रहे हैं कि जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ख़ास तौर पे कज़न मैरिज करने जा रहे हैं, ताकि आपको छोटी छोटी 2-4 चीज़ें, 2-4 टेस्ट या 2-4 जो है आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाता है कि असल मामला क्या है और ये कहाँ तक लीड कर सकता है, ताकि आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी में परेशान ना हो। डॉक्टर फ़रा की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन एक कॉलर भी हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह याया, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम है। पहले इस बात के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपका शुक्रिया एक और भी अदा करना चाह रहा हूँ जो आपने बच्चों के हवाले से प्रोग्राम किया और इसमें मजीद प्रोग्राम की करने की जरूरत है क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है। अब यहाँ भी मुस्तकबिल की बात आ रही है। मेरे ख्याल में जब हम शादियां करते हैं तो हम अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पे करते हैं। ज़ाहिर है कि रिश्ते में अम्मी ने फैसला कर लिया या अब्बा ने फैसला कर लिया तो वो करना पड़ जाती है, लेकिन इसके नताइज को हमें देखकर देखना जरूर। अब मुझे बहुत सारी चीजें आज पता चली है, पहले नहीं पता थी। डॉक्टर फरा ने जो बताई तो आपने बड़े मुनासिब तरीके से बात की क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसपे लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाए डॉक्टर साहब कि आप एक तो ये एक मैं उसकी बात करूँ, ये साइकोलॉजिकल मसले की बात करूँ कि कौन सा तरीका अडॉप्ट किया है कि लोग इस पे आए और शादी से पहले इसके टेस्ट वगैरह कराने के लिए तैयार हैं आपस में कजन मैरिजेस जो हो रही है। अच्छा, एक जो मेरे ख्याल में एक और सवाल जो मेरा थोड़ा सा ये है कि अगर ये टेस्ट में अगर ऐसी चीज आ गई कि इसमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो ये कि रेक्टिफाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो हमें नहीं करनी चाहिए, इसका तो मतलब यही है ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू याया फॉर कॉलिंग। याया के सवालों का जवाब भी ऐड कर लीजिएगा फरा। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने याया साहब पूछा और माशाल्लाह इतने एजुकेटेड और इतने इंटेलिजेंट हम लोग की आवाम है। नॉलेज ऑन एवरी टॉपिक को कॉल करते रहते हैं, हम पूछते हैं। जी, सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है प्री मैरिटल काउंसलिंग की अवेयरनेस हम लोग ईसा लैब के तवसुत से भी और मेरी अकेडमी के तवसुत से हम लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि प्री मैरिटल काउंसलिंग करें और फिर इससे उलमा से भी मिलना होता है कि वो अपनी कम्युनिटीज़ को बताएं आगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थैलेसीमिया, क्योंकि बहुत मूजी इस वक्त पाकिस्तान बड़ा फेस कर रहा है और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और एड्स के केसेस बढ़ने के बावजूद ये चीज़ें चल रही है। लेकिन जो टेस्ट के हवाले से जो इन्होंने बात करी कि और ये उन्होंने कहा कि जब पता चल जाएगा तो क्या होगा, तो ये मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। और ये कि देखें, बात असल में ये है कि शरई तौर पर आपके अगर आपने टेस्ट करा लिए और अगर आपकी फैमिलीज़ में चल रहा है और ज़ाहिर है आपको काउंसलिंग मिल गई है और आपने ये टेस्ट करा के आपने खुदा ना ख्वास्ता किसी का निकल आता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है और बचेगा नहीं बच्चा, या बहुत ही ज़्यादा फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि बहुत ही डिफॉर्म बच्चा पैदा होगा, तो आपके पास एक विंडो होती है 120 दिन की। शरई तौर पे 120 दिन में कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह फूकी जाती है, तो 120 दिन से पहले हम कोशिश करते हैं कि पता चल जाए तो इसमें टर्मिनेशन। और फिर ये एक मेडिकल टर्मिनेशन है, ये कोई वो टर्मिनेशन नहीं कि शौकिया कोई करा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उस बच्चे को पैदा करना, और पहली बात तो ये कि जैसे मेरे बच्चों के साथ था कि दे विल नॉट सर्वाइव। तो मेरा बेटा जब पहला पैदा हुआ तो 1.5 साल तक वो वेंटिलेटर पे रहा। Oh my God. और उन्होंने कहा कि कोई ही विल नॉट गेट बेटर, और सांस वो ले नहीं सकता था लेकिन वैसे मूव कर सकता था। तो मैं कनाडा में थी तो उसको वेंटिलेटर पर उन्होंने रखा। ज़ाहिर है कितने अरसे बच्चा सर्वाइव करता वेंटिलेटर पे, हालांकि जागता हंसता मुस्कुराता बच्चा था।
लेकिन ये कि जब नेक्स्ट सक्सेसिव मेरी प्रेगनेंसीज हुई तो उसमें हर दफ़ा मुझे टेस्ट से गुजरना पड़ता था। ये स्पेशल टेस्ट है, इसको कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है 11 वीक्स पे आपको बुलाते हैं, आपके अंदर से जो है वो सैंपल निकलता है। ये मेरा जो मार्कर जो निकला था वो इवन कनाडा में डायग्नोज नहीं हो पाया था। उन्होंने वहाँ से एक जर्मन डॉक्टर आया हुआ था, उसने वहाँ से सैंपल जर्मनी भेजा। जर्मनी के पास वो मार्कर था स्पेशली, उसने कहा कि ये बच्चा मुझे इस कंडीशन का लग रहा है। वो वहाँ गया जर्मनी में और हर दफ़ा मेरा सैंपल जर्मनी जाता था। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ के सैंपल जैसे हमारे पास नहीं होते उसके मार्कर्स, तो वो बाहर भेजे जा सकते हैं। लेकिन ये कि और वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके फिर डीएनए को शिप किया जाता है। तो फिर उसके बाद जब वो पता चला कि वो बच्चा है तो मेरी जो इनफैक्ट जो जेनेटिसिस्ट थी टोरंटो में, वो यहूदी औरत थी। अच्छा। और उसने मुझे बताया कि यहूदियों में भी कज़न मैरिजेस बहुत होती हैं और 50 साल तक तो बच्चे पैदा करते रहते हैं, क्योंकि जितने बच्चे पैदा करेंगे उतना गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। एनीवे, बट दैट्स अनदर टॉपिक। बट द थिंग इज़ कि उनकी भी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत होती थी। तो उसने कहा, मैंने कहा कि 120 दिन से पहले होना चाहिए, वरना मैं टर्मिनेशन नहीं करा सकती शरई तौर पे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ भी यही है। और बिलीव इट और नॉट, बिल्कुल मैं हाल में 96 डे पे रिज़ल्ट आया। अनफॉर्चुनेटली मुझे जाके कराना पड़ा, और वो ज़ाहिर इट्स अ मेडिकल टर्मिनेशन, बिकॉज वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो सांस ले ही नहीं सकता वो बच्चा। तो आप तो और कोई फ्यूचर नहीं। अब आप ये देखें तो इसमें ये डिसीजन छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कितना आप ये लाइफ लॉन्ग आपको मैटर कर रही होती है ना। ये आप चीज़ भूल नहीं सकते, कर नहीं सकते, आप यू हैव टू गो थ्रू इट। नहीं, अब मुझे बड़ी मतलब ये तो डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह एकेडमिक बैकग्राउंड है, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अर्बन एरियाज़ में रहती हैं, ख़ुद डॉक्टर हैं, फुल्ली अवेयर्ड हैं, टोरंटो में रहती थी, फिर भी ये ख़ुद को नहीं बचा सकी कज़न मैरिज से, हालांकि होना चाहिए था। तो जब यहाँ पे ये इतनी पेनिट्रेशन है हमारे पास कज़न मैरिजेस की, तो ज़रा सोचें, जहाँ पे ना इल्म है, ना तालीम है, ना रोशनी है, ना अवेयरनेस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मखलूक है उसका क्या हाल होगा। मैं देहात की बात कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई 4.5-5 करोड़ हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन। तो एक और कॉलर भी है, उनको शामिल कर लें, उनका सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम जी सारा। अच्छा, मैं पूछना हूँ सारे डॉक्टर से कि कज़न मैरिजेस में कहा जाता है कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस में डिसेबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या सेकंड कज़न मैरिजेस में भी उतने ही चांसेस होते हैं या किसी दर्जे कम होते हैं? ठीक है, फर्स्ट कज़न में जी मैंने सवाल सुना, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, फर्स्ट कज़न मैरिजेस में जो है वो थोड़े से कम चांसेस होते हैं, और जैसे जैसे हम मतलब नीचे जाएंगे, मतलब अगर मतलब पहले कज़न्स हैं पेरेंट्स, तो उसमें कम चांसेस होंगे, लेकिन फिर वो कज़न के कज़न है, उसमें शादी हो रही है, फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी मतलब मैं समझी नहीं सर डॉक्टर बात, सॉरी। तो वो मतलब जैसे फर्स्ट, मैं नहीं समझी, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट कज़न मैरिजेस में अब चांसेस ज़्यादा होंगे, चांसेस ज़्यादा है, डिसेबिलिटीज के डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। डिपेंड करता है। देखें जैसे एक तो फर्स्ट कज़न्स होते हैं ना, ठीक है, फिर फर्स्ट कज़न्स के फर्स्ट कज़न्स होते हैं, समझ गई मैं। तो अब डिपेंड करता है कि कितने रिलेशनशिप्स हैं। तो जब जेनेटिक काउंसलर के पास आप जब जाते हैं तो वो देखता है कि आपके वालिदैन आपस में कज़न थे और उनके वालिदैन आपस में कज़न थे, राइट, और फिर आप दोनों कज़न से तो ज़ाहिर है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन सेकंड कज़न में थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताती चलूँ कि ये नहीं होता कि आप कज़न मैरिज के अलावा भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, राइट, डबल हो जाती हैं कज़न मैरिजेस में कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैरिजेस। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम सब एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है। बिल्कुल, देखिए होने वाली बात, फिर वही वाली बात कि हम ऐसा हमारा बिलीफ है कि जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा है जो होना होगा, लेकिन आपने तदबीर ज़रूर करनी है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को कि जो भी अभी अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं और इसमें कोई मुज़ाहिका भी नहीं है, लेकिन क्या कर लेना चाहिए वेरी क्विकली, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आसान अल्फाज में लोगों को समझाइए। देखिए, मैं डॉक्टर फराह साहिबा की तरह अपना पर्सनल मैं आपको यहाँ पे इस सवाल के जवाब में दूंगा कि अभी मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, तो जहाँ पे भी मैंने उसको फाइनल किया तो मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि मेहरबानी करके आप दुल्हन के टेस्ट करवा लीजिए,
अच्छा, अब और अभी तो किसी को ये बात कहते तो बुरा ही मान जाएंगे नहीं रिश्ता नहीं करना। नहीं बुरा माना ना, क्योंकि रिश्ता आप ऐसी जगह करें ही ना जो बुरा मान लें। पहले तो आपकी मेंटल लेवल तो एक जैसी हो ना ऐसा एटलीस्ट। नहीं है लोगों का। और लड़के का भी करवा लेना चाहिए। और लड़के नहीं, उसके मैंने पहले करवा लिए। मैंने कहा मैंने पहले स्टार्ट भी ऐसे ही लिया। देखिए भाई, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स वेरी गुड, लेकिन ये मेरा बेटा है, इसके मैंने ये टेस्ट किए हैं और आप मेहरबानी करके ये मैं टेस्ट एडवाइस कर रहा हूँ, आप ये भी बच्ची के करवा लें। तो ये प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक ट्रॉमा से, जो ज़िंदगी भर का ट्रॉमा है, उससे बच सकते हैं, वो भी किसी कॉम्पिटेंट एंड क्वालिटी डॉक्टर के पास, जो आपकी पूरी एक फैमिली ट्री को पहले देखेगा, उसके बाद आपकी पर्सनल हिस्ट्री लेगा, फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा, फिर आपका पर्सनल एग्जामिनेशन करेगा, फिर अगर कहीं पे भी उसको ज़रा बराबर भी डाउट होगा, वो आपके लेबोरेटरी टेस्ट करवाएगा। टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए, नो बिल्कुल प्रॉब्लम। ऐसे। और ये देखें, ये किसी के लिए नहीं है, डॉक्टरों के फायदे के लिए नहीं है, ये किसी और के फायदे के लिए नहीं, ये हमारे फायदे के लिए है, ये आपके फायदे के लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के फायदे के लिए। और आप देखेंगे किसी भी एक घर में अगर बच्चा एक भी डिसेबल होता है तो सब मेंटली और फिजिकली और इमोशनली जो है ना उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उसको सब सफरिंग के अंदर होते हैं। तो जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो बहुत दर्द रखते हैं इस चीज़ का। और जैसे डॉक्टर फरहा ने भी बताया कि शी हैज़ बीन थ्रू दिस, तो आपने एक लाइफ एग्जाम्पल भी सुनी कि क्या हो सकता है। तो आप सब उससे बच सकते हैं, लेकिन कैसे रास्ता आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार भुट्टो साहब आपके वक्त का, और डॉक्टर फरहा आपका भी। यहाँ पर रमशा कंवल को दीजिए इजाज़त, और मेरी टीम को भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।